नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले को सुनकर न केवल आम लोग हैरान हुए बल्कि कई वरिष्ठ न्यायाधीश ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश मदान बी लोकुर और सुधांशु धूलिया ने कहा कि यह फैसला न्याय के मूल सिद्धांतों और कानून की आत्मा के खिलाफ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदान बी लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया जैसे वरिष्ठ कानूनवादियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे नागरिकों के अधिकारों का रक्षक माना जाता है, अगर यह भी इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद जमानत नहीं देगा तो ये चिंताजनक है। पूर्व जजों ने इस फैसले को नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका बताया है। उनका कहना है कि बिना ट्रायल के किसी को सालों तक जेल में रखना सजा देने के जैसा ही है। लोकुर ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर दुख हुआ। लोकुर ने पूछा, 3 साल की देरी के लिए आरोपियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए एक बार क्या कुछ कहा है रिटायर्ड जस्टिस मदान बी लोकुर ने। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, तो हमने उनको बताया। तो अच्छा, हमने बताया। हाँ, तो खैर जजमेंट में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है उसका। और एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इस केस में जहाँ तक मुझे याद है सितंबर 2020 में FIR फाइल हुआ उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ। जी हाँ। 3 साल बाद अगस्त 2023 में इनको सब डॉक्यूमेंट्स मिले। ठीक है, अंडर सेक्शन 207 ऑफ द CRPC। तो ये 3 साल का जो डिले हुआ, जब प्रोसिक्यूशन ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ये कैसे भूल सकते हैं? और ये इनकी गलती नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन की गलती है। और उसकी प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से इनको जेल में रहना पड़ रहा है। 2023 के बाद 2024 में इन्होंने कहा कि हम बहस करना चाहते हैं, इनकी बहस नहीं हुई। सो ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिले, आई थिंक द जजमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ऑलराइट, दैट इज़ वन। द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरिट्स कि क्या हुआ, और जो भी कुछ जजमेंट जो भाषण मैंने आपको सुनाया। हाँ, और भाषण आपने सुनाया। हाँ। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब अहिंसा से दीजिए। बिल्कुल ठीक है, लाठी मारेंगे तो हम तिरंगा उनके सामने रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। और ये जो जजमेंट में लिखा है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, क्या किया? 2-4 मीटिंग्स अटेंड की, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे। व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने क्या कहा कुछ पता नहीं। मीटिंग्स अटेंड की, मीटिंग्स कोई भी अटेंड करता है, मीटिंग्स में क्या हुआ कुछ नहीं बताया गया। प्रोटेक्टेड विटनेसेस जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विद बयान उनका विद रिगार्ड टू अदर्स, इनके बारे में कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों ने पैम्फलेट्स छापे या छपवाए, इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, ये व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे। तो इसमें कहाँ, मीटिंग में तो योगेंद्र यादव जी भी थे, और एक कोई नदीम खान का नाम बार बार आता है, वो मुझे पता नहीं कौन है, बट ही इज सपोज टू बी द मेंटर ऑफ बोथ शरजील इमाम एंड उमर खालिद। उनको क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी कहाँ से हुई? इसको तो आप किसी हालत में टेररिस्ट एक्टिविटी लगती है आपको? तो सुना आपने रिटायर्ड जस्टिस मदान बी लोकुर को, जिनका कहना है कि 3 साल की देरी के लिए आरोपियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूर्व जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया है कि UAPA की धारा 15 के तहत आतंकवादी गतिविधि का आरोप कैसे लगाया गया। उन्होंने कहा, कुछ बैठकें की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, भाषण दिए और
पर्चे बांटे गए। ये कैसे आतंकवादी गतिविधि मानी जा सकती है? ये सवाल आम आदमी के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इनमें से यह साफ दिखाई देता है कि कानून का इस्तेमाल कभी कभी साधारण गतिविधियों पर भी अत्यधिक कठोरता दिखाने के लिए किया जा सकता है। और अब सुनिए पूर्व जस्टिस सुधांशु धूलिया को क्या कुछ कह रहे हैं उमर खालिद के मामले में। सिटीजन ऑफ दिस कंट्री लाइक मेनी अदर्स, मैं भी ये सोच रहा था कि आज बेल मिल जाएगी इनको, है ना। 5 साल से ऊपर हो गए, कई जगह 6 साल हो गए, 6 साल होने वाले, 6 साल हो गए। तो और फिर मैंने ये जजमेंट देखा, मैंने कहा 5 को बेल मिल गई है, लेट अस सी कि क्या क्या दोनों में फ़र्क है। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया जिनको बेल मिली और जिनको बेल डिनाई हुई। इनफैक्ट जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब केस है, जो 3 जज बेंच है, which I think have been completely misinterpreted by this bench, yes. Because this is my opinion. I mean, it's now a Supreme Court judgment. That's it's a right, judgment. that's right. That long incarceration has to be seen in the context of what it has been done, and he has only talked about long sentence so far in jail. That's right. Whereas it talks about 2 things: long incarceration and no possibility of the trial being completed in near future. Correct, correct. And in that case, they said cannot be done because there are more than 200 witnesses, 257. यहाँ 900 हैं, यहाँ 900 हैं, यहाँ पे 900, यहाँ 900 हैं. So that part has been not touched at all, and that's a 3-judge bench judgment which was binding upon this court. तो अगर आप एकदम टेक्निकल लिहाज से भी देखें, जो डिस्टिंक्शन किया है कोर्ट ने, वो ठीक नहीं है। और फिर उमर खालिद का जो केस है, आई मीन यू कैन से चलिए, उमर खालिद का केस तो वही है उसके खिलाफ जो बाकी 5 के खिलाफ था जिनको बेल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह से आप उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। जो चार्ज ही कंस्पिरेसी का है। हाँ, तो नहीं, वो तो खैर शर्जील इमाम पे भी कंस्पिरेसी है, में but कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? उमर खालिद का तो कुछ एकदम वैसा ही है जैसे इनका, एट द मोस्ट उसको कैसे आप इसमें ले आए, बियॉन्ड। तो हर तरह से देखा जाए ये किस लिहाज से भी, और फिर ये लास्ट में ये भी है कि 1 साल तक यू कैन नॉट, हाँ, वो कहाँ से वो कहाँ से 1 साल तक है। और प्रोटेक्टेड हाउ मेनी प्रोटेक्टेड विटनेसेस आर देयर, वी डोंट नो। सो अब जितना भी होंगे, अब वो देयर आर नो लाइक्लीहुड कि वो 1 साल के अंदर प्रोटेक्टेड विटनेसेस। सुधांशु जी, वो तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने कहा ना कि 900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 3000 पेजेस की चार्जशीट है और 30,000 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कैसे कोई होगा? वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो 1 साल में कोई खत्म हो ही नहीं सकता, सभी जानते हैं। तो सुना आपने, धूलिया ने इस फैसले को निराशाजनक कहा। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब मामले में सिद्धांत को सही तरह से लागू नहीं किया। नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबी हिरासत और मुकदमे के जल्दी समापन ना होने की संभावना जमानत देने का आधार हो सकती है। भले ही यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लागू हो, लेकिन खालिद और इमाम के मामले में केवल लंबी हिरासत पर ध्यान दिया गया और मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना पर कोई विचार नहीं किया गया। धूलिया ने बताया कि नजीब मामले में 200 गवाह थे, जबकि खालिद और इमाम के मामले में 900 गवाह हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि चार्जशीट में 3000 पृष्ठों की है और दस्तावेज 30,000 से ज्यादा हैं। इतना बड़ा मामला कभी भी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमाम और खालिद के लिए 1 साल तक नए जमानत आवेदन पर रोक भी लगा दी है। धूलिया ने पूछा, यह नियम कहां से आया? यह कानून में लिखा है। वहीं दवे ने भी कहा कि जज पहले से ही अपना मन बना चुके थे, फिर कारण तलाशने की कोशिश की। उन्होंने न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि वह अपने फैसले पहले तय कर लेती है और बाद में तर्क खोजती है। दवे ने यह भी सवाल उठाया है कि फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 21 को अलग से नहीं देखा जा सकता। उनका कहना था कि अगर यही समझ है अनुच्छेद 21 की, तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। दवे ने जोर देकर कहा कि भारत में जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन यह सिद्धांत केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए लागू होता है। लोकुर और धूलिया ने इस बात पर सहमति जताई कि जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास अब धीरे धीरे कमजोर हो गया है।
आपको बता दें कि पूर्व जस्टिस धुलिया ने कहा कि यह संस्था लोगों के विश्वास पर खड़ी है और इसमें चोट पहुंची है। सिस्टम पर सवाल उठाना अब केवल वकीलों और न्यायाधीशों का नहीं रहा, आम लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। जब किसी का कोई अपराध नहीं है लेकिन वह लंबी हिरासत में है और उसके खिलाफ सबूत अधूरे या देर से दिए गए, तो यह सवाल उठता है कि न्याय व्यवस्था क्या सच में निष्पक्ष है या नहीं। दवे ने यह भी दावा किया कि जमानत का नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं, लेकिन यह सिद्धांत केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों पर लागू होता है। आम नागरिक या छात्र नेताओं के लिए यह नियम लागू नहीं होता। वहीं रिटायर्ड जस्टिस धुलिया ने कहा कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के अधिकार को नजरअंदाज करने जैसा है। जब मौलिक अधिकारों को कानून की कठोर धारा से सीमित किया जाता है तो सवाल उठता है, क्या न्याय केवल प्रक्रिया की कठोरता है या इंसानियत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी है। अंततः यह मामला न्याय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या लंबी हिरासत के बावजूद जमानत न देना सही है? क्या कानून का इस्तेमाल केवल धमकाने और सबक सिखाने के लिए किया जा सकता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की अनियमितता आम नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर रही है? सिस्टम पर सवाल उठाना अब जरूरी हो गया है। अगर न्यायालय ही न्याय की तेजी और पारदर्शिता नहीं दिखाएगा तो कानून का डर और भरोसा दोनों कमजोर होंगे। यह मामला हमें याद दिलाता है कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, चाहे कितनी भी कठोर धारा लागू हो, न्याय का सबसे बड़ा आधार होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इन पूर्व जजों के बयानों पर, उमर खालिद के बेल पर, उमर खालिद को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।